हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जैसे टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर हमने बेसिक सब वो कवर कर लिया था। और पहला जो भौतिक प्रदेश है आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये पहला भौतिक प्रदेश हमने स्टार्ट वैसे कर दिया था जिसको बोलते हैं हम थार का मरुस्थल। ठीक है, थार के मरुस्थल के बारे में हमने बेसिक्स जानकारी हमने देख ली थी। अब हम आज पढ़ेंगे थार के मरुस्थल को। बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक थार का जो मरुस्थल है वो आपका शुष्क मरुस्थल कहलाता है। कैसा मरुस्थल कहलाता है? शुष्क मरुस्थल कहलाता है। दूसरा आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। कौन सा है दूसरा? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है ना। एक अपना कौन सा हो जाएगा बेटा? एरिड डेजर्ट। और एक अपना क्या हो जाएगा? सेमी एरिड डेजर्ट हो जाएगा। एक एरिड हो जाएगा, एक सेमी एरिड डेजर्ट हो जाएगा। दो डेजर्ट हमने डिवाइड कर दिए। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं दोनों की, दोनों देखेंगे। तो अपना जो शुष्क मरुस्थल है बेटा, ये शुष्क मरुस्थल के अंदर आपका जो क्षेत्रफल है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर है। और आपका जो अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है जो है वो आपका 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें टोटल मरुस्थल की, तो आपका टोटल मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है बेटा वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 75,000 आपका शुष्क मरुस्थल है और आपका 1,00,000 है वो आपका क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये थार के मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है भैया। अब देखो एक बात आती है बेटा यहाँ पे वर्षा की। तो हम बात करें वर्षा, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है अर्ध शुष्क मरुस्थल शुष्क मरुस्थल में होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है। अगर आपसे एनएम में पूछे तो आपको बताना है 0 से 200 मिलीमीटर बरसात होती है। अगर यहाँ पे बात करें वर्षा की, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो होती है आपकी 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? यानी 200 mm से लेकर आपकी 400 mm बरसात होती है। ठीक है। अब देखो जो अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल के बीच में जो आपका क्या है सम वर्षा रेखा है वो आपकी कितनी है? वो आपकी बेटा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो आपके मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क दो भागों में डिवाइड करती है ना। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे शुष्क मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर। एंड जो आपका अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड जो मरुस्थल है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है। और उसमें जो वर्षा होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है बात है। अब पहली हेडिंग आप लगाएंगे इसमें से शुष्क मरुस्थल वाली। हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। शुष्क को पढ़ेंगे, उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल को पढ़ेंगे। तो आप पहली हेडिंग है वो आप लगाएंगे, ये नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद में पहली जो हेडिंग है वो आप लगाएंगे क्या? आपकी शुष्क मरुस्थल की, है ना। शुष्क मरुस्थल के बारे में पहले सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। देखो पहली हेडिंग आपको लगानी है शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को पढ़ने से पहले हमने ये देख लिया कि भैया यहाँ पे जो बारिश होती है वो कितनी हो रही है। यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो हो रही है आपकी 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात हो रही है। कितनी हो रही है? 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात हो रही है। तो पहली हेडिंग आपकी शुष्क मरुस्थल। और यहाँ पे जो वर्षा है वो कितनी है? वर्षा आपकी है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी है? 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है। ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? शुष्क मरुस्थल क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है भैया। अब ये शुष्क मरुस्थल इसको भी पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है बालू का स्तूप युक्त, है ना। एक तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और एक आपका बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। दो भागों में हो गया। यानी शुष्क मरुस्थल जो है वो आपका बालू का स्तूप युक्त हो जाएगा, एक बालू का स्तूप मुक्त हो जाएगा। भैया ये बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि बालू का जो स्तूप होते हैं वो अपने रेत के टिल्लों को क्या बोला जाता है बेटा? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और ये सैंड ड्यून्स है, ये बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये रेत के टिल्ले होते हैं। क्या होते हैं? रेत के टिल्ले होते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं इनको धोरे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धोरे बोल सकते हैं, टिब्बे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यानी रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्लों को क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप कहा जाता है। तो देखो शुष्क मरुस्थल के अंदर एक तो बालू का स्तूप जहां पाए जाएंगे उस बालू का युक्त हो जाएगा, और एक जो आपका क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त हो जाएगा। ये तो सैंड ड्यून्स के साथ विद सैंड ड्यून्स हो जाएगा।
और एक अपना क्या हो जाएगा, विदाउट सैंड ड्यून्स हो जाएगा, है ना, विदाउट सैंड ड्यून्स। ठीक, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुष्क मरुस्थल को हमने पहले मरुस्थल को दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। अब शुष्क को दो भागों में बांटेंगे, एक बालू का स्तूप युक्त, एक बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। ठीक है, दोनों में आपका डिवीजन है। अब देखिए 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हेडिंग इसमें भी आप लगाएंगे क्या, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, है ना। कौन सा पढ़ेंगे, बालू का स्तूप मुक्त शुष्क मरुस्थल। देखिए पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। क्या होते हैं बालू का स्तूप मुक्त, यानी यहाँ क्या नहीं पाया जाता बेटा, यहाँ आपका बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो फिर भैया क्या पाए जाते हैं यहाँ पे पथरीला भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, पथरीले मरुस्थलीय भाग पाए जाते हैं, पथरीले मरुस्थलीय भाग पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिनको हमादा कहते हैं। तो अपने बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है बेटा, मुक्त क्षेत्र है, उसमें बालू का स्तूप तो नहीं पाए जाते, लेकिन क्या पाए जाते हैं, हमादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हमादा। क्या होता है भैया, हमादा पथरीले मरुस्थल भाग को क्या बोलते हैं, हमादा बोला जाता है। ठीक है, ये पथरीला जो मरुस्थल है इसको क्या बोलेंगे हम, हमादा बोलेंगे। अब देखो इसका बेटा जो बालू का स्तूप जो मुक्त है, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पे है ना, सर्वाधिक इसका जो विस्तार है वो कहां तक है। तो इसके सर्वाधिक विस्तार की बात हम करेंगे। तो बेटा सर्वाधिक विस्तार इसका किसमें है, जैसलमेर में। कहां पे है, सर्वाधिक जो विस्तार है इसका कहां पे है बेटा, जैसलमेर के अंदर है। कहां पे है बेटा, जैसलमेर के अंदर। यानी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बालू का स्तूप जो मुक्त मरुस्थल है उसके अंदर बालू का स्तूप यानी सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते। तो बेटा क्या पाए जाएंगे, आपकी सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते तो भैया वहां पे पथरीली जमीन पाई जाती है। उस पथरीली जमीन को हम क्या बोलेंगे, हमादा बोलेंगे। यानी पथरीले मरुस्थल को क्या बोलेंगे, हमादा बोलेंगे। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, सर्वाधिक इसका जैसलमेर में है ना। सर्वाधिक कहां पे है इसका, जैसलमेर में। अब जैसलमेर में अगर पूछे तो बेटा आपका रामगढ़, एक अपनी जगह आती है लोद्रवा, एक अपनी जगह आती है पोखरण। इन स्थानों पे सर्वाधिक ये पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें फलोदी की, किसकी बात करें, फलोदी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पर आपकी अगर हम बात करें तो बाड़मेर में। कहां पे, बाड़मेर में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। ठीक बात है। तो ये जो क्षेत्र है ना, जैसलमेर का लोद्रवा पोखरण वाला बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर, और फलोदी वाला बेल्ट है, नीचे अपना बाड़मेर वाला बेल्ट है। इस बेल्ट के अंदर सर्वाधिक विस्तार है किसका, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल का, है ना, जिसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, हमादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये अपना बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल हो गया, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे कौन सा, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। कौन सा, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल हो जाएगा। देखो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल मतलब, युक्त का मतलब हो गया कि इसमें क्या होंगे, सैंड ड्यून्स होंगे बेटा। क्या होंगे इसमें, सैंड ड्यून्स होंगे, यानी बालू का स्तूप होंगे, टीले होंगे। लेकिन वो टीले किस किस प्रकार के हैं, है ना, वो टीले किस किस प्रकार के हैं। तो ये अपना बालू का स्तूप का जो विस्तार है ये भी सर्वाधिक कहां पे आपका, जैसलमेर में। कहां पे बेटा, जैसलमेर में ही है ये भी सर्वाधिक। तो जैसलमेर में बालू का स्तूप युक्त भी पाया जाता है और बालू का स्तूप मुक्त भी पाया जाता है, दोनों प्रकार के पाए जाएंगे। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बालू का स्तूप के प्रकार इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बालू का स्तूप के प्रकार में पहला आप देखेंगे बरखान। क्या होता है आपका, बरखान क्या होता है, इंपॉर्टेंट लगा देना बरखान। क्या होते हैं बरखान, तो बालू का स्तूप, जो बालू का स्तूप आपके अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या बोला जाता है, जैसे ये आपके क्या है, बरखान है। यानी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या बोला जाता है,
बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है बेटा? बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, और पूछा भी आपका जाएगा। यानी ये कैसी आकृति के होते हैं बेटा? एक साइड में तो आपको क्या दिख रहा है? ये अवतल दिख रहा है, और एक साइड में क्या दिख रहा है? उत्तल दिख रहा है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, ये उत्तल प्लस अवतल, उत्तल प्लस अवतल, दोनों आकार के क्या पाए जाते हैं बेटा? ये दोनों प्रकार की डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो हवाएं कैसे चलेंगी? ऐसी चलेंगी, और हवाओं की विपरीत दिशाओं में बनते हैं। किसमें बनते हैं ये? हवाओं की विपरीत दिशा में बनते हैं। कैसे बनते हैं? हवाओं की विपरीत दिशा में बनते हैं। ठीक है, हाँ इधर से देखो, जिस साइड हवा आ रही है ना, जिस साइड हवा आ रही है उस साइड क्या बनेगा? ये उत्तल बनेगा। उस साइड तो क्या बनेगा? उत्तल बनेगा। और इधर क्या बनेगा? अवतल बनेगा। इधर क्या बनेगा? ये अवतल बनेगा। जिस साइड से हवा आ रही है, हवा की दिशा है, तो हवा जिस साइड से आ रही है उस साइड तो क्या बनेगा? उत्तल, और उसके जब जस्ट अपोजिट साइड क्या बन जाएगा? ये हाँ, उस साइड दूसरी साइड क्या बन जाएगा? अपना अवतल बन जाएगा। ठीक बात है, चलें आगे। सर्वाधिक जो बरखान है वो कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो बरखान है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक आपके जो बरखान है बेटा, ये आपके सर्वाधिक जो बरखान है ये आपके शेखावाटी बेल्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी बेल्ट में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो बरखान है वो शेखावाटी में है। चूरू आपके भालेरी गांव में, कहाँ पे है? शेखावाटी का गांव है। शेखावाटी के अंदर भी अगर पूछे तो चूरू, और चूरू का एक गांव है भालेरी गांव। कौन सा गांव है? भालेरी गांव में सर्वाधिक आपके क्या पाए जाते हैं? बरखान पाए जाते हैं। ठीक बात है, इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे देखें। अब देखो सर्वाधिक बेटा गतिशील होते हैं। क्या होते हैं ये जो बरखान होते हैं ना, ये बरखान है ना, ये बरखान क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई थी, मरुस्थल का मार्च, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना। तो बरखान है ये मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान दर्शाते हैं। बरखान है ये मरुस्थल के मार्च में, यानी मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान देते हैं। क्या करते हैं बेटा? सर्वाधिक योगदान देते हैं। यानी जो बरखान है वो मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान देते हैं, क्योंकि सर्वाधिक गतिशील होते हैं, गति फास्ट करते हैं, है ना, जिस वजह से मरुस्थल की मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल्दी जाती है। तो मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान किनका होता है? बरखान का ही होता है। और मरुस्थल के मार्च की बात करें, और इसी के साथ में आपके मरुस्थलीकरण में, किसमें बेटा? मरुस्थलीकरण में भी सर्वाधिक योगदान होता है। मरुस्थलीकरण में भी क्या होता है? सर्वाधिक योगदान होता है, क्योंकि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या जाएगी? जल्दी जाएगी, क्योंकि गतिशील ज्यादा है। क्या है ये? गतिशील ज्यादा है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिट्टी क्या जाएगी बेटा? जल्दी जाएगी। इसलिए सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बरखानों का होता है। ठीक बात है, अगला देखेंगे। बरखान समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बरखान वाला। अगला प्रकार हम देखेंगे। अगला प्रकार अगर हम बात करें, तो अगले प्रकार की अगर हम बात करें तो अगला होता है अनुप्रस्थ आपका। देखो अगला देखते हैं। सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे बेटा। पूरी ज्योग्राफी आज तक हम डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन किसी, अब क्या ही बताया जाए आपको, कुछ भी कंडीशंस मान लो, लेकिन इस पे आपसे आपको इसी बोर्ड पे आपको क्लासें मिलेंगी। तो प्लीज आप सपोर्ट करिएगा, जैसे डिजिटल बोर्ड पे आप सपोर्ट कर रहे थे वैसे यहीं पे सपोर्ट करेंगे, है ना। थोड़े दिन बाद में हम भी डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, आपका अगर साथ रहा तो। दूसरा अपना होता है अनुप्रस्थ आपका क्या? बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बताओ। देखें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं। देखो जैसे मान लो ये हवा चल रही है ना, ये हवा की दिशा है बेटा। ये किसकी दिशा है? हवा की दिशा है। ठीक है, और इस हवा के क्या आपके परपेंडिकुलर, है ना, हवा के परपेंडिकुलर अगर क्या बन जाए? सैंड ड्यून्स बन जाए, है ना। हवा के क्या परपेंडिकुलर, मतलब हवा की दिशा ये है, और इस जो ये आपकी क्या है? बालू का स्तूप है, इनकी दिशा ऐसी है। तो बेटा कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यानी कैसे बनते हैं ये? लंबवत बनते हैं। कैसे बनते हैं? लंबवत। तो आप याद रखेंगे कि हवा की दिशा के लंबवत, हवा की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप,
हवा की दिशा के लंबवत बढ़ने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप है वो किस प्रकार बनते हैं? तो आपके समकोण का कोण बनाते हैं और ये प्रतिलंबित होते हैं। कैसे होते हैं? लंबित होते हैं। इनका जो मुख्यतः विस्तार है बेटा बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में। कहां कहां है? बीकानेर। इनका जो सर्वाधिक विस्तार अगर बात करें, अगर विस्तार की हम बात करें तो विस्तार की अगर हम बात करें तो बीकानेर में सर्वाधिक होते हैं, बीकानेर में सर्वाधिक है, उसके बाद में चूरू और उसके बाद में श्रीगंगानगर। बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर के अंदर सर्वाधिक क्या है? आपके अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो है। अब देखो अगला आता है अनुदैर्ध्य। एक अनुप्रस्थ हो गया, एक अनुदैर्ध्य हो गया। ठीक, एक अनुप्रस्थ हो गया, एक अनुदैर्ध्य, दोनों को देखेंगे ना। अनुप्रस्थ अपने समझ में आ गया तो अनुदैर्ध्य इजीली समझ में आ जाएगा। अगला है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ये क्या होते हैं बेटा? जैसे ये हवा की दिशा है और इसी दिशा में आपका क्या बन जाए, यानी हवा की दिशा में, ये हवा की दिशा है, ये आपके बालू का स्तूप है। यानी ये बेटा किस में बन रहे हैं? हवा की दिशा में या समांतर, हवा की दिशा में या समांतर बनने वाले बालू का स्तूप है ना। हवा के समांतर या उसकी दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप कैसे होते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं। अब देखो इनका विस्तार अगर पूछे बेटा, इनका विस्तार कहां से कहां पे है? सर्वाधिक इनका विस्तार कहां पे है? तो सर्वाधिक विस्तार इनका जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में है। ठीक है, इनका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पे है? सर्वाधिक अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ये कहां पे है? जैसलमेर में है। कहां पे है? जैसलमेर में। और एक पॉइंट आप यहाँ नोट लगा के लिख लेना। क्या लगाओगे नोट? कि लूनी बेसिन जितने भी है मरुस्थल के भाग में, जहां पे सॉरी लूनी बेसिन की नहीं, नदी बेसिन है ना, जहां पे भी नदी बेसिन है, चाहे हम बात करें घग्गर नदी बेसिन की, चाहे हम बात करें लूनी नदी बेसिन की, है ना, तो ये जो नदी बेसिन के पास जो बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो हमेशा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, है ना। कैसे? नदी बेसिन जैसे लूनी बेसिन है, इन बेसिन्स के अंदर, घग्गर बेसिन है, इन सभी बेसिन्स के अंदर जो बनने वाले, जैसे लूनी है, लूनी की सहायक नदी जवाई है, और अपना घग्गर नदी है, ये सारे बेसिन जो भी प्रवाह क्षेत्र के जो बेसिन है, इन बेसिन के पास में जो क्या बनेंगे? बालू का स्तूप बनेंगे ना, वो सारे के सारे कैसे बनेंगे बेटा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनेंगे। ठीक है, और कितना डिग्री एंगल होता है यहाँ पे? यहाँ पे बेटा 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री क्या होता है? कोण होता है। यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। दोनों में डिफरेंस यही है ना। अनुदैर्ध्य भाई जिसके अंदर देरी होता है वो साथ साथ चलता है, ऐसे याद रखो, है ना। अपनी दिशा में चलेगा जिस बंदे में देरी है, तो देरी यानी अनुदैर्ध्य, तो देरी कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे, यानी बालू का स्तूप हवा के साथ साथ चलेंगे, यानी हवा की दिशा में चलेंगे बेटा। तो ये ट्रिक याद रख लेंगे। अनुप्रस्थ, प्रस्थ का मतलब हो गया 90 डिग्री, प्रस्थ का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री, है ना। ये आपके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ये क्या होते हैं? समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक बात है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अगली आप देखेंगे अगले प्रकार का हम देखेंगे। देखो अगले प्रकार का बालू का स्तूप कौन सा है, फटाफट साथ साथ नोट भी करते चलेंगे बेटा, सभी के नोट्स बने होने चाहिए। नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि आपके हर एक एग्जाम में काम में आएंगे, है ना। मैं वादा करता हूं कि आपको ज्योग्राफी इस प्रकार से तैयार करवा दी जाएगी कि आपका यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो, एक होता है नेबखा, है ना। क्या होता है? नेबखा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है सर्बकपीस। क्या होते हैं नेबखा या सर्बकपीस? क्या होते हैं? देखो छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है मरुस्थल में। क्या पाई जाती है बेटा? छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है मरुस्थल में, ऐसे, है ना। इन झाड़ियों के बीच में क्या बन जाता है? इन झाड़ियों के बीच में क्या बन जाते हैं? बालू का स्तूप बन जाते हैं, है ना। झाड़ियों के जड़ों में, है ना, बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? नेबखाया सर्बकपीस कहलाते हैं। नेबखाया सर्बकपीस कहलाते हैं। कौन से होते हैं? अपने जो झाड़ियों के जड़ों में बनने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे, या झाड़ियों के मरुस्थल के अंदर जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर बनने वाले जो आपके क्या होते हैं? बालू का स्तूप होते हैं। वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके नेबखा कहलाते हैं, या फिर आपके सर्बकपीस कहलाते हैं। चले आगे,
अब देखो अगला हम देखेंगे, अगला होता है आपका सीप या सीप बालू का स्तूप। कौन सा? सीप बालू का स्तूप। ये नेबखा वाला इंपोर्टेंट लगा देना बेटा, है ना, नेबखा वाला इंपोर्टेंट लगा देना, नेकबा बोलते हैं या नेबखा, इंपोर्टेंट लगा देना इसको, ठीक बात है, ये इंपोर्टेंट लगा देना, ठीक। अब देखो अगला लगाएंगे आप सीप। सीप बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जो हमने बरखान देखा था, बरखान कैसा बना था बेटा? ऐसा बना था, ये आपके बरखान है। तो सीप है वो बेटा बरखान के प्रकार है, लेकिन ये सीप बरखान में कन्वर्ट कैसे होता है? ये ऐसे कन्वर्ट होता है, यानी अगर इस बरखान का एक भाग ज्यादा फैल जाए ना, है ना, ये थोड़ा सा मेरे से लंबा बन गया, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इधर। अगर मैं इसको खींच दूं ना थोड़ा सा, देखिए ऐसे, ये आपका सीप है ना, सीप है। यानी ये क्या होता है, ये हवा की अगर प्रवाह ऐसा हो जाए ना, हवा का प्रवाह ऐसे हो जाए तो एक साइड फैल जाते हैं, यानी बरखानों का एक दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? सीप बालू का स्तूप बनाता है। यानी इन जो बरखान होते हैं अगर इनका एक तरफ बढ़ जाए, इनका एक कॉर्नर बढ़ जाए, एक कोना बढ़ जाए हवा की दिशा के कारण, तब क्या बनते हैं? सीप बालू का स्तूप बनते हैं, है ना। बरखान के निर्माण के दौरान क्या लिखोगे कि बरखान के निर्माण के दौरान, बरखान के निर्माण के दौरान, बरखान के निर्माण के दौरान हवा की दिशा के कारण, हवा की दिशा परिवर्तन से, सॉरी, इस हवा की दिशा परिवर्तन से एक दिशा में ज्यादा फैलना, एक दिशा से ज्यादा फैलने से क्या बनते हैं? आपके सीप बालू का स्तूप बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? सीप बालू का स्तूप बनते हैं। चले आगे, इतना समझ में आ गया। नेबखा इंपोर्टेंट है ना, नेबखा इंपोर्टेंट। चले आगे भाई, अगला देखेंगे, एक होता है तारानुमा बालू का स्तूप। कौन सा? तारानुमा बालू का स्तूप। क्या होते हैं तारानुमा बालू का स्तूप? देखिए अगला है अपना तारानुमा या स्टार बालू का स्तूप, है ना, स्टार बालू का स्तूप। क्या होते हैं तारानुमा? देखो अगर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए, तो ये जो बालू का स्तूप होता है, यहां से हवा आएगी, यहां से हवा आएगी, यहां से हवा आएगी, तो ये जिस डायरेक्शन से हवा आती है उसी डायरेक्शन में क्या बन जाते हैं? स्टार के अनुसार, तारेनुमा जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टार। चारों तरफ से हवा आती है, चारों तरफ से क्या आती है बेटा? हवा आती है, ठीक है, हाँ। तो अनियमित हवाओं के कारण बनते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप किससे बनते हैं? अनियमित दिशाओं वाली, अनियमित दिशाओं वाली हवाओं से बनते हैं, हवाओं से निर्मित होते हैं, ठीक बात है। तो अनियमित दिशाओं वाली हवाओं से बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके तारानुमा या स्टार बालू का स्तूप होते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अरे आगे होंगे, चले आगे। एक होता है बेटा नेटवर्क। एक क्या होता है? एक होता है नेटवर्क बालू का स्तूप। फटाफट साथ साथ नोट करते चलेंगे, है ना। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, है ना। आपका क्या होता है? देखो नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन से? नेटवर्क बालू का स्तूप। क्या होते हैं नेटवर्क? यानी एक बालू का स्तूप बन गया, दूसरा बालू का स्तूप बन गया, तीसरा बालू का स्तूप बन गया, यानी ये जोड़े में एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, आपस में जुड़े हुए, यानी जुड़े हुए क्रमागत बालू का स्तूपों को क्या बोलते हैं? क्रमागत जुड़े हुए बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? आपके नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। और इनका जो विस्तार है बेटा, इनका विस्तार पूछ लेता है तो आपके बॉर्डर वाले जितने भी जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, है ना, विस्तार कहाँ कहाँ है इनका? जैसलमेर में सर्वाधिक है, बीकानेर, बाड़मेर और आपका जोधपुर, इन सब में इनका विस्तार क्या है? ज्यादा है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट नोट करेंगे, आगे देखते हैं फिर। तो तारानुमा, नेटवर्क बालू का स्तूप सारे आपको समझ में आएंगे होंगे, ठीक बात है।
चले आगे, अरे चले भैया आगे। फटाफट नोट करो इसको। अब देखो अगली हेडिंग आप लगाएंगे आपके बालू का स्तूप के प्रकार हो गए। अब देखो आपको दो तीन चीजें देखनी है यहाँ पे। क्या देखनी है? आपके जो शुष्क मरुस्थल वाला बेल्ट है, इस शुष्क मरुस्थल वाले बेल्ट की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। शुष्क मरुस्थल वाले बेल्ट की कुछ विशेषताएं, यानी आप हेडिंग लगाएंगे शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं। शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं बेटा? शुष्क मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बताओ, देखिए बताओ। तो पहली बात तो भैया इसमें हमने दो भागों में बांटा इसको, एक तो बालू का युक्त और एक बालू का, ठीक है। अब देखो इनकी प्रतिशत पूछ लेता, कई बार क्या पूछ लेता है? प्रतिशत पूछ लेता है। बालू का स्तूप जो युक्त होता है वो ज्यादा है 58% के समथिंग, 58.5%। और ये कितना बच गया फिर? 41.5%। क्या बच गया? 41.5%। तो बालू का स्तूप युक्त ज्यादा है, मतलब 58%, 58.5%। और बालू का स्तूप मुक्त वो कितना है? पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें, तो दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे कुछ क्या है, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? एक क्या होता है? ओकलवुड फॉसिल्स पार्क। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क क्या होता है? ओकलवुड फॉसिल्स पार्क बताओ। देखें इसका मतलब क्या है? देखो ये कहाँ स्थित है, इसकी कहाँ खोज हुई है? ओकल वुड फॉसिल्स पार्क, इसको हिंदी में बोलते हैं ओक्कल लकड़ी जीवाश्म उद्यान। तो ये इसकी जो स्थिति है ना, ये स्थिति आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में, कहाँ पे है इसकी स्थिति? ये कहाँ है? आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पे बेटा? जैसलमेर में। ठीक है भैया। इसमें किसके तो इसमें बेटा जीवाश्म जो है, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है? जुरासिक काल में हुआ है ना। इसमें जो जीवाश्म मिले हैं ना, इसमें जो जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म के जो अवशेष मिले हैं, उस जीवाश्म का निर्माण कब माना जाता है? जुरासिक काल का माना जाता है ना। जुरासिक काल का मतलब हो गया लगभग 18 करोड़, है ना। कब कब का? लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराना। 18 करोड़ वर्ष पुराने क्या मिले हैं यहाँ पे? जीवाश्म के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कौन सी जगह पे? ओकलवुड फॉसिल्स पार्क में। तो ये इंपॉर्टेंट लगा देना। इसकी स्थिति कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहाँ पे है? राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है जैसलमेर में, उसकी स्थिति मिली है। ठीक है। लकड़ी के हैं, किसके अवशेष है बेटा? ओकलवुड। देखो वुड, तो ये भारत व राजस्थान की लकड़ी के सबसे प्राचीनतम क्या है? अवशेष है। सबसे प्राचीनतम अवशेष, सबसे प्राचीनतम अवशेष है। ठीक बात है। चले आगे। तो पहला तो अपना ओकलवुड फॉसिल्स पार्क हो गया। अब देखो एक यहाँ पे अवसादी चट्टानें मिली हैं। क्या मिली हैं? अवसादी चट्टानें भी मिली हैं। देखो इधर लिखते हैं दूसरा, है ना। अवसादी चट्टानों का समूह मिला। क्या मिला बेटा? यहाँ पे तीसरा नंबर अवसादी चट्टानी समूह मिला है। यहाँ पे अवसादी चट्टानी समूह है। इसका मतलब क्या होता है? क्या मिला है यहाँ पे? तो बेटा यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र भी मिला है राजस्थान में, मरुस्थल भाग में। और क्या मिला है? अवसादी चट्टान, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये मिले हैं यहाँ पे, है ना। किसके अवशेष मिले हैं? चूना पत्थर। अवसादी चट्टानों का मतलब हो गया यहाँ पे बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर। जैसे और उसके बाद में अगर हम बात करें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन और आपका जो बलुआ पत्थर है, ये दोनों मिले हैं यहाँ पे। क्या मिले हैं? लाइमस्टोन और आपके बलुआ पत्थर दोनों मिले हैं ना। तो ये आपके अवसादी चट्टानों की क्या है यहाँ पे विशेषताएं हैं। यहाँ पे चट्टानी कैसी पाई जाती है? अवसादी चट्टानी पाई जाती है, जिसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है मरुस्थल के अंदर। 4 नंबर देखेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या मिला है? 4 नंबर यहाँ पे एक जल पट्टी मिली है। क्या मिली है? एक जल पट्टी मिली है। और जल पट्टी को यहाँ पे पढ़ेंगे, हाँ इधर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, जल पट्टी, है ना। 4 नंबर क्या लगाएंगे? जल पट्टी मिली है। उस जल पट्टी को
क्या बोलते हैं हम? उस जल पट्टी को हम बोलते हैं लाठी सिरिंज। क्या बोलते हैं? लाठी सिरिंज। इंपॉर्टेंट लगा देना इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। लाठी सिरिंज क्या है भैया? तो देखो, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर एक भूमिगत जल पट्टिका मिली है, ठीक है। एक भूमिगत क्या मिली है? जल पट्टिका मिली है। कहां से कहां तक? पोखरण से मोहनगढ़ तक। कहां से? पोखरण से। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर दो जगह पड़ती है, पोखरण और मोहनगढ़। इन मोहनगढ़ के अंदर एक भूमिगत जल पट्टिका मिली है, मीठे पानी की। अंडरग्राउंड वाटर क्या मिली है आपकी? वाटर क्या मिली है? लाइन मिली है। अब ये वाटर साइट के अंदर जो है, इस वाटर साइट को क्या बोलते हैं? भूमिगत जल पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमिगत जल पट्टी बोलते हैं। इसी का नाम है लाठी सिरिंज। इसी का क्या नाम है? लाठी सिरिंज है। इसकी जो चौड़ाई, सॉरी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 60 किलोमीटर है। कितनी है? तो आपको पूछेगा कि लाठी सिरिंज क्या है, तो लाठी सिरिंज आपके पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य एक भूमिगत जल पट्टिका मिली है, जिसकी कुल लंबाई बेटा 60 किलोमीटर है, जिसको हम लाठी सिरिंज के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो लाठी सिरिंज है, इसके अंदर मीठा पानी मिला है। क्या मिला है? मीठा पानी मिला है। और इसी क्षेत्र में, है ना, इसी लाठी सिरिंज के क्षेत्र के अंदर इसकी लंबाई तो टोटल 60 किलोमीटर होगी, है ना। यहां से यहां तक कितनी होगी? 60 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ घासें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ भाई, यहाँ पे हरा भरा क्षेत्र होगा और इन घासों का नाम है, यहाँ पे जो घासें पाई जाती हैं, घासें कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो आपकी सेवण, ठीक है। इसी सेवण को सूखने के बाद में क्या बोलते हैं? लीलोण, ठीक है। और आपकी दूसरी आपकी करड़ी, एक आपकी तरड़क, एक आपकी धामण। तो ये 4 प्रकार की घास पाई जाती हैं। सेवण घास को सूखने के बाद में लीलोण के नाम से जानते हैं। ये जो सेवण घास है, ये इंपॉर्टेंट घास है। क्यों है? क्योंकि इनको गोडावण पक्षी की क्या कहा जाता है? गोडावण पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। गोडावण पक्षी की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। सारे बच्चे बेटा सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे चैनल को। तो आप बोलेंगे लाठी सिरिंज क्या है? लाठी सिरिंज के आप क्या समझते हैं? तो लाठी सिरिंज के बारे में आप बताएंगे कि ये एक भूमिगत जल पट्टी है, जो आपके शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई गई है, जो आपके मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक 60 किलोमीटर लंबी है। इस लाठी सिरिंज के आसपास के क्षेत्र में कुछ घासें पाई जाती हैं, जिनमें से सेवण, करड़ी, तरड़क, धामण, ये सारी क्या है? आपकी घासें हैं, जिसमें से सेवण घास है, जिसको सूखने के बाद में लीलोण कहा जाता है। और ये जो सेवण घास है, ये गोडावण पक्षी की क्या होती है? शरण स्थली होती है, हनीमून पॉइंट हो भाई साहब, है ना। गोडावण पक्षी अड़े आके अंडा दे, जो इको हनीमून पॉइंट है। तो आपको पूछ ले गोडावण पक्षी का हनीमून पॉइंट क्या है? तो आपकी सेवण घास है। इतना आप याद रख लेंगे। अरे बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। अब देखो, जहां लाठी होगी वहां आपको क्या चाहिए? जहां लाठी होगी वहां सांप होगा। तो यहाँ पे एक सांप की प्रजाति पाई जाती है, पीवड़ा। क्या पाया जाता है बेटा? यहाँ पे पीवड़ा सांप पाया जाता है। और ये पीवड़ा सांप क्या करता है? जैसे कोई आदमी ऐसे लेटा हुआ है, ये आदमी लेटा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये आदमी की नाक है, ये मुंह है, कैसे भी बना, तो ये आंखें। अभी आदमी मान लो लेटा हुआ है, और यहाँ पे जो अपने पीवड़ा सांप जी ऐसे आएंगे, है ना, ऐसे सांप, है ना, ऐसे। अभी क्या करेगा? इस सांप को गर्मी पसंद है। क्या पसंद है? हाई गर्मी, है ना। लगे 440 वाल्ट छूने से तेरे, वही सांप है, इसको गर्मी पसंद है। तो जब ये आदमी यहाँ पे, रात को ठंड हो जाती है मरुस्थल में, भाई जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, तो रात को ठंड हो जाती है। तो इस सांप को रात में अगर कोई आदमी सोया हुआ है ना, तो इसकी आंख के यहाँ पे इसकी सांस लेगा। क्या लेगा? ये सांस लेगा। तो सांस कैसी होगी? यहाँ पे गर्म, इसको गर्म गर्म फील होगा, तो ये नीचे 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 से आएगा, चुंबन की स्थिति में आ जाएगा। किसी स्थिति में आ जाएगा? चुंबन बस करने वाला होता है कि ये इसकी जो पुकार होती है ना, भाई इसकी सांस पसंद है, गर्म सांस पसंद है इसको। तो जैसे इसकी सांस नाक के ऊपर ही फंड रखेगा, अपना फंड रखेगा, तो क्या हो जाएगा? इसको गर्म चीजें, और इसकी जो जो जैसे ये नाक, भाई सांप भी क्या लेगा? सांस लेगा। तो इसकी जो जहर है वो हवा में मिल जाएगा, और वो वायु के माध्यम से इस आदमी की सांस के अंदर चला जाएगा, और आदमी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। वो आदमी, वो सांप है, आदमी को डस्सा है, वो आदमी न डस्सा है, फिर भी मार गिरे, ठीक है। आस्तीन का सांप बोलते हो। आपके भी आसपास में ऐसे आदमी, बताना मत किसी को, मैं आपको बता रहा हूँ एक फैक्ट। बात क्या कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास में, या आपके परिजनों में, आपके पड़ोसियों में ऐसे आदमी जरूर होते हैं जो पीवड़ा सांप के जैसे होते हैं। भाई साहब डस्सी को नहीं, लेकिन बाकी भी कुछ छोड़ी थाने खुद ना कौन पता हो रहा कि थारी एग्जाम का था, लेकिन थारा पड़ोसी ने भी हो रहा कि फलानी तारीख में फलाना चोरा की एग्जाम है, ठीक है। तो ये पीवड़ा सांप कुछ प्रजाति के होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पीवड़ा सांप एक प्रजाति है जो क्या होती है भाई? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो मनुष्य को बिना डसे क्या कर देती है? मार जाती है। क्यों? पीवड़ा, पीवड़ा मतलब इसकी क्या पी जाता है? सांस पी जाता है ना। सांस पी जाता है। सांस के अंदर क्या बोल देता है भाई? इसलिए सांस पीने के कारण इसको कौन सा सांप बोल देते हैं? पीवड़ा। कौन सा बोल देते हैं? पीवड़ा सांप
बोल देते हैं। तो आपकी लाठी सिरिंज, लाठी से क्या मारेंगे, सांप मारेंगे। एक अपने राजस्थान में डांग क्षेत्र भी है ना, तो अपने राजस्थान वालों के पास लाठी भी है, डांग भी है। तो डांग देखो, डांग सांप के लिए डांग का क्या जरूरत है, लाठी ठीक है, लेकिन डाकू को मारने के लिए क्या चाहिए, डांग चाहिए। तो डाकू कहाँ रहते हैं, अपने डाकू कहाँ के प्रसिद्ध है, चंबल के डाकू, है ना। हाँ, जितने भी बैठे रहते मेरी गाड़ी में, है ना, साधु बने टम्बल के डाकू सा, तो वो डाकुओं को मारने के लिए लठ चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए डांग चाहिए बारीक। तो डांग क्षेत्र अपना चंबल वाला क्षेत्र है और लाठी सिरिंज अपना मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जहां पे पीवना प्रजाति का तो सांप पाया जाता है, ये प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बेटा पढ़ेंगे कल। आज की जो क्लास अगर आपको समझ में आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके लिए जो सीईटी का कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है। डिजिटल बोर्ड पे मैंने क्लासेस शुरू की थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पा रही हैं, तो मैं इसी पे पढ़ाऊंगा। देखो, पढ़ाने में दम होना चाहिए, कहीं भी पढ़ा सकते हैं। आपको समझना है, आपको नोट्स बनाना है, अगर समझ में आ रहा है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप सपोर्ट करके चलेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।